मोती अपने साथ सारे खिलौने भी लेकर जाना चाहता था, लेकिन आंटी ने उसे उसकी स्कूल की किताबें और जरूरी कपड़ों के अलावा कुछ भी न ले जाने दिया। वहां से विदा होने से पहले वह एक बार अपने डैडी के बेडरूम में गया। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह कभी हवेली में वापस नहीं लौटने वाला था। वह कितनी ही देर बेडरूम के एक एक चीज को निहारता रहा। रास्ते में उसने आंटी से अंकल ग्रेगरी के बारे में पूछा। वह कोतवाल के पास होगा, आंटी ने बताया। कोतवाल के पास? मोती तक पकाया। हाँ, सुबह सवेरे ही कोतवाल के भेजे कुछ लोग हमारे यहाँ आए थे और तेरे अंकल को अपने साथ ले गए। क्यों? शायद यही जानने के लिए कि क्या ग्रेगरी भी तेरे बाप की करतूतों का कोई खबरदार है। अंकल को क्या मालूम था? कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन जब तक कोतवाल को तसल्ली नहीं हो जाती तब तक वह ग्रेगरी का पीछा नहीं छोड़ेगा। बड़ी बात यह नहीं है कि अब ग्रेगरी इलेक्ट्रा की नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। इलेक्ट्रा में उसकी नौकरी तेरे पिता के दम पर थी। ओह अच्छा, अब एक बात तो बता बेटा। पूछो आंटी। हीरे कहाँ हैं? हीरे? हीरे पुलिस के हाथ तो नहीं लग गए। कौन से हीरे? तुझे मालूम है कौन से हीरे? आंटी मुस्कुरा रही थी और बड़े सहज भाव से सवाल कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में से लालच की चमक छुपाए नहीं छुप रही थी। हीरे? वही हीरे जिससे गोपाल के बेडरूम ने मैंने तुझे खेलते हुए देखा था। हीरे पुलिस के हाथ तो नहीं लगे? नहीं, लग जाएंगे। पता नहीं। तुम्हें पता नहीं? हाँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि तू हीरो के खुफिया ठिकाने को जानता है। मोती खामोश रहा। आंटी भी कुछ क्षणों के लिए खामोश रहीं। अब उनके चेहरे पर गहरी सोच के भाव आने लगे। पुलिस वाले? फिर वह यूं बोली जैसे अपने आप से बातें कर रही हो। हवेली की मुकम्मल तलाशी लिए बिना नहीं मानने वाले। ऐसी तलाशी में हीरे बरामद हो सकते हैं, लेकिन नहीं भी हो सकते। अगर न हुए तो समझ लेना कि हीरो की बाबत तुम्हारा सीक्रेट अभी भी सीक्रेट है। इसलिए इस बारे में किसी के सामने मुंह मत खोलना, अंकल ग्रेगरी के सामने भी नहीं, समझा? मोती ने उत्तर न दिया। हीरे अगर पुलिस के हाथ न लगे और तेरा पिता दुबई न पहुंचा तो एकाएक आंटी सोफिया खुशियां से हाथ मलने लगी। तो फिर मजा आएगा। मोती के अंकल आंटी रूपनगर के एक छोटे से बंगले में रहते थे। वहां मोती को बहुत इज्जत, बहुत सम्मान हासिल हुआ, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। जल्द ही मोती के समझ में आ गया कि वह सब दिखावा था, उसकी आंटी का प्रपंच था। वहां हो रही वार्तालाप में उसे कुछ भी छुपा नहीं था। इसलिए मोती को मालूम हुआ कि उसके डैडी उसकी देखभाल के लिए आंटी सोफिया को 10,000 रुपए देकर गए थे और बाद में और भी पैसे भेजने का वादा करके गए थे। इससे मोती के नन्हे दिमाग ने यह अंदाजा लगाया कि उसे आंटी के साथ काफी दिनों तक रहना पड़ेगा। गोपाल यशवंत राय अवतार मनी इलेक्ट्रा से गबन करके फरार हो गया था। इस बात का सारे शहर में चर्चा था। उससे संबंधित कहानियां और अटकलें लगभग रोज अखबारों में छपती थीं। वह भागकर दुबई जाने वाला था, यह बात सब जानते थे, लेकिन वह वहां पहुंच पाया था या नहीं, यह किसी को नहीं पता था। अखबारों में एक बार सकलानी नामक एक गैंगस्टर की तस्वीर के साथ एक कहानी भी छपी थी कि अवतार मानी उसका 30 लाख का कर्जाई था और पुलिस को शक था कि उसी ने अवतार मनी का कत्ल कर दिया। सकलानी ने इस इल्जाम से पुरजोर इनकार किया था। एक थ्योरी यह भी थी कि अवतार मानी को किसी प्रकार पता लग गया था कि वह मुंबई में दुबई के प्लेन पर सवार होते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसीलिए वह किसी और तरीके से, किसी और रूट से मुल्क से फरार हो गया था। जेल की सजा का खतरा सिर पर मंडराता पाकर भी चक्की ने अपनी जुबान नहीं खोली। अखबार वालों का कहना था कि उसको जेल की लंबी सजा हो जाना लाजमी था। रानी को भी पुलिस ने बहुत परेशान किया, लेकिन अंत में पुलिस को उसे छोड़ देना पड़ा। आजाद होते ही वह वापस बड़ौदा चली गई। तमाड़े शुरू से ही कहीं गायब था। मोती को इसका बड़ा अफसोस था कि उसके डैडी ने उसे कोई चिट्ठी तक नहीं लिखी थी। आंटी सोफिया को भी बहुत उम्मीद थी कि गोपाल की चिट्ठी आने वाली है। पहले वह यही समझती रही कि शायद पुलिस उन लोगों की डाक में कोई गड़बड़ी कर रही थी, लेकिन जब 2 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई चिट्ठी न आई तो उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। अवतार मानी के गायब हो जाने के बाद शंकर राव कोतवाल इलेक्ट्रा कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। तब उसने अंकल ग्रेगरी को सिर्फ इसलिए इलेक्ट्रा की नौकरी से निकलवा दिया कि वह अवतार मानी का रिश्तेदार था, लेकिन ग्रेगरी ने नौकरी छूट जाने की रत्ती भर परवाह नहीं की।
अपनी बीवी की जानकारी के बिना उसने बिना पल्ले से 1 पैसा लगाए इलेक्ट्रा से 6-7 लाख रुपए कमा लिए। कोतवाल के निर्देशों पर इलेक्ट्रा के हिसाब खाते जब फिर से चेक करवाए गए तो पाया गया कि अवतार मनी 1 करोड़ से ज्यादा की रकम का गबन कर चुका था। लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं थी कि वह रकम अवतार मनी के पास हीरो की सूरत में थी, और यह बात केवल मोती जानता था कि दिवाली की रात को जब उनका पिता गायब हुआ था तो वे हीरे उसके सफेद जूते की एड़ी में थे। हीरो की खबर आंटी सोफिया को थी, लेकिन वह यह समझती थी कि क्योंकि पुलिस हीरे बरामद नहीं कर सकी थी, इसलिए वे अभी भी हवेली में ही कहीं छुपे हुए थे और जरूर उस खुफिया जगह की मोती को खबर थी। मोती से पूछताछ करने लोग वहां भी पहुंचते थे। सब इंस्पेक्टर चौधरी, भट्टाचार्य, सीबीआई के लोगों के अलावा अब तो प्रेस रिपोर्टर भी उससे पूछने आते थे कि क्या वह जानता है कि जो 1 करोड़ रुपए उसके पिता ने इलेक्ट्रा से गबन किए वह कहाँ है। आंटी सोफिया ऐसे मौकों पर हमेशा उसे चेतावनी देती थी कि वह हीरो की बाबत एक लफ्ज भी किसी के सामने अपनी जुबान न निकाले। भट्टाचार्य जब भी आता था मोती के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आता था। मोती को वह पसंद भी आने लगा था, लेकिन क्योंकि वह उसे अपने पिता का दुश्मन मानता था, इसलिए अपनी पसंद का इजहार वह उस पर कभी नहीं करता था। उसी दौरान एक और बात सामने आई। अवतार मानी ने 10-10 लाख रुपए की 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां ली हुई थीं, जिनमें से एक का नॉमिनी मोती था और दूसरी का चक्की। उस पॉलिसी की खबर लगने के बाद से आंटी सोफिया यह दुआ करने लगी थी कि किसी तरह अवतार मानी की लाश बरामद हो जाए ताकि मोती को वह 10 लाख की रकम मिल सके और फिर जिसे वह खुद हड़प सके। लेकिन लाश बरामद न हुई। ऐसा कोई संकेत तक सामने न आया कि अवतार मानी मर चुका था। उसे कानूनी तौर पर मरा तभी माना जा सकता था जबकि 7 साल तक उसका कोई अता पता न लगता। 7 साल का इंतजार आंटी सोफिया के बस का नहीं था। फिर धीरे धीरे मोती से पूछताछ करने के लिए लोगों के आगमन का सिलसिला घटता घटता लगभग समाप्त हो गया। मोती नियमित रूप से स्कूल जाने लगा। उन दिनों अंकल ग्रेगरी जब भी घर में नहीं होते थे तो आंटी सोफिया अपनी अलमारी में से एक बोतल निकालती थी जिसमें से कोई पानी जैसा रंगत का तरल पदार्थ होता था। सोफिया जब भी उस तरल पदार्थ को पीती थी उसकी आंखें सुर्ख हो जाती थीं और जुबान लड़खड़ाने लगती थी। अपनी ऐसी ही हालत में एक रोज सोफिया मोती को घसीट कर अपने कमरे में ले गई। उसने मोती को एक कुर्सी में ढकेल दिया और एक दानव की तरह उसके सामने खड़ी हो गई। उस रोज मोती को आंटी सोफिया से बहुत डर लगा। देख छोकरे, वह आंखें निकालकर उसे घूरती हुई बोली, मुझे लगता है कि गैंगस्टर लोगों ने तेरे पिता को मार डाला है और उसकी लाश कहीं गायब कर दी है। तेरे पिता अब लौट कर नहीं आने वाले, लेकिन असल बात यह है कि हीरे अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। हीरो की खबर तक नहीं है किसी को सिवाय तेरे। तुझे खबर है कि हीरे कहाँ है? अगर तेरे पिता मर चुके हैं तो वे हीरे अब हमारे हैं। तू अपने पिता का वारिस है, लेकिन उसकी जायदाद वगैरह की एक फूटी कौड़ी भी तुझे नहीं मिलने वाली। तेरे पिता का जो कुछ भी था सब कुछ कोर्ट ने अटैच कर लिया है। हवेली भी किसी दिन नीलाम होगी और नीलामी में हासिल रकम इलेक्ट्रा को मिलेगी। तुझे नहीं, गबन जो किया था तेरे पिता ने, उसकी जो थोड़ी बहुत भरपाई होगी ऐसे ही होगी। उसकी लाश बरामद न होने की वजह से तुझे उसके जीवन बीमे का पैसा भी नहीं मिल सकता, यानी कि तुझे 4 पैसे हासिल होने की कहीं से उम्मीद नहीं है। तो तू हीरो का मुझे पता बता दे। तू जानता है कि हीरे कहाँ हैं? अगर हीरे हवेली में हैं तो हम उन्हें वहां से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। हम ना भी निकाल पाएंगे तो भी हम उनकी खबर भट्टाचार्य को कर सकते हैं और इन्फॉर्मर की फीस के तौर पर उससे हीरो की कीमत का 10% हासिल कर सकते हैं। 10% भी 10 लाख होगा, जो कि कम नहीं। अगर तेरा पिता हीरे अपनी उस रानी को दे गया है तो भी बता, मैं उस चड़ैल का टेटुआ दबाकर उससे हीरे निकलवा लूंगी। सारा नहीं तो आधा माल तो मैं उससे छटक ही लूंगी। समझा? अब तू बोल, कहाँ है हीरे? कहाँ रखता था तेरा पिता उन्हें? मुझे नहीं मालूम, मोती क्षीण स्वर में बोला। तुझे नहीं मालूम? सोफिया ने एकाएक एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया और दांत पीसती हुई बोली, तुझे नहीं मालूम? साले पित्ते भर के छोकरे, मुझे बेवकूफ बनाता है। जल्द ही बोल हीरे कहाँ है, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगी। उस रोज के बाद जैसे सोफिया ने मोती के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, वह उसे बुरी तरह से सताने लगी। कभी ग्रेगरी इस बारे में कुछ कहता तो वह जवाब देती थी कि लड़का बिगड़ता जा रहा था, इसलिए उस पर सख्ती करना जरूरी था। आंटी के अत्याचार से त्रस्त मोती का नन्हा दिमाग यह तक सोचने लगा कि वह किसी तरह आंटी के घर से भाग जाए और दुबई अपने डैडी के पास पहुंच जाए। पता नहीं कहाँ थी यह जगह, दुबई।
और कैसे वहां पहुंचा जाता था। उन्हीं दिनों मोती ने एक डायरी लिखनी आरंभ की। उसने अपने स्कूल की एक कॉपी के पहले पृष्ठ पर लिखा, मेरे पिता के साथ विश्वासघात। उस डायरी में वह अपने पिता के दुश्मनों की उसके खिलाफ गतिविधियां नोट करने लगा। उसमें उसने कोतवाल की दुर्दांतता का वर्णन किया, भट्टाचार्य के खुफिया तौर पर उसके पिता की बातें सुनने के इंतजाम का वर्णन किया, सब इंस्पेक्टर चौधरी की खुद अपने साथ जातियों का वर्णन किया और अपनी आंटी के जुल्मों का वर्णन तो किया ही, जो कि हीरो के पीछे पड़ी हुई थी और इसीलिए उसके पिता की मौत की कामना कर रही थी, उसके हाथ उसके बीमे की रकम आ सके। यह डायरी लिखने में नन्हे मोती का बहुत दिल लगता था। वह उसे लिखता ही नहीं था, कई बार पढ़ता भी था और बड़ा होकर अपने पिता के हर दुश्मन से भरपूर बदला लेने का संकल्प करता था। बस, ग्रेगरी बोला, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तंग आ गया हूँ तेरे से। वह शनिवार का दिन था और मोती के अंकल आंटी सुबह से ही लड़ झगड़ रहे थे। जोश में उनकी आवाजें इतनी ऊंची हो जाती थी कि वे मोती को तो अपने कमरे में सुनाई देती ही थी, पड़ोसियों को भी सुनाई दे रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं थी। कितने कमीने और गिरे हुए हो तुम, सोफिया बोली। कमीने और धोखेबाज, नीच, हरजाई, मरे जा रहे हो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। जिंदगी भर तो मेरा खून चूसते रहे, अब तुक्के से 4 पैसे हाथ में आ गए हैं तो मुझसे बेजार होने लगे। ढूंढ ली होगी कोई और दूसरी लड़की, इसीलिए मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। अभी तो नहीं ढूंढी, लेकिन यह क्या मुश्किल काम है, जब चाहूंगा ढूंढ लूंगा। क्यों नहीं, पैसा जो है तुम्हारे पास है, लेकिन घबरा नहीं, तुझे भी दूंगा। तुझे छोड़ूंगा तो तेरा पूरा इंतजाम भी करूंगा। उतना गिरा हुआ मैं नहीं हूँ जितना तू मुझे साबित करने लगी है। ये बंगला, यहाँ का सारा सामान, कार, सब कुछ तू रख ले, नकद रुपया भी ले ले, बस मेरा पीछा छोड़ दे। फिर चीजों की उठापटक की आवाजें आने लगी। एक बात और सुन, कई क्षण बाद ग्रेगरी बोला, अपनी बहन के लड़के पर जुल्म उठाना बंद कर। उस मासूम बच्चे पर अत्याचार करेगी तो नर्क में भी जगह नहीं पाएगी। मोती को सोफिया के जोर जोर से रोने की आवाज आई। यह ढकोसलेबाजी बहुत चल चुकी, ग्रेगरी बोला, अब नहीं चलेगी। मैं आज ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे अकेला बेसहारा छोड़कर। तेरे को कुछ कहकर किसी ने मरना है क्या? फिर भी समझती है कि अगर घर में टांका पड़ जाएगा तो मेरी राइटिंग टेबल के ऊपर दराज में एक भरी पिस्तौल रखी है, अपनी हिफाजत के लिए उसे पास रख लेना। मुझे पिस्तौल चलानी नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, उसे हाथ में थामना, जिसे अपना दुश्मन समझो उसी तरफ उसका रुख करना और घोड़ा खींच देना। इस वक्त तो तुम ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, तो मुझ पर ही चला दो पिस्तौल, यह भी अरमान पूरा कर लो अपना। मैं फांसी नहीं चढ़ना चाहती। शुक्र है कुछ तो अकल बाकी है तुम में, जिन पी कर बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। और लड़के का कुछ लिहाज कर, कम से कम उसके सामने तो जिन मत पिया कर, उस पर बुरा असर पड़ेगा। सोफिया और ऊंचा रोने लगी। थोड़ी देर बाद हाथ में एक सूटकेस थामे ग्रेगरी मोती के कमरे में पहुंचे। वह गंभीर स्वर में बोला, हमेशा के लिए यह घर छोड़कर जा रहा हूँ बेटा। मुझे अफसोस है कि मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन तुझे इस चिड़ियाघर से निजात दिलाने के लिए कोई तरकीब सोचूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, ओके। मोती ने खामोशी से सहमति में सिर हिलाया। वह वहां से विदा हो गया। थोड़ी देर बाद मेन डोर खुलने और बंद होने की आवाज आई। सोफिया अभी भी चीख चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे वे थककर खामोश हो गई। फिर मोती को कांच से कांच टकराने की आवाज आई। शायद आंटी सोफिया ने अपना पसंदीदा पानी जैसा तरल पदार्थ पीना शुरू कर दिया था। मोती! और थोड़ी देर बाद एकाएक उसे सोफिया की नशे में थर्राती दहाड़ सुनाई दी। इधर आ, फौरन! आंटी के पास जाने की जगह मोती बंगले के पीछे कंपाउंड में पहुंचा। वहां से दीवार फांदकर वह पिछली गली में पहुंच गया। गली को उसे लगभग दौड़ते हुए पार की। वह मेन रोड पर पहुंचा तो उसने अंकल ग्रेगरी को एक टैक्सी में बैठे देखा। मोती ने उसे आवाज देनी चाहिए लेकिन जब तक टैक्सी बहुत दूर निकल चुकी थी। अंकल ग्रेगरी ने मोती को देखा नहीं, अलबत्ता किसी और ने उसे देखा। मोती के पीछे सड़क पर एक नीली फिएट मौजूद थी, जिसके ड्राइवर की मुकम्मल तवज्जो मोती की तरफ थी। हवेली उजाड़ पड़ी थी। किसी भी तरह के साजो सामान से यह एकदम खाली थी। उसका सारा सामान पर्दे तक नीलाम हो चुके थे। इमारत की नीलामी अभी बाकी थी, लेकिन वह भी किसी दिन हो सकती थी। रूपनगर से वहां तक मोती पैदल आया था। आंटी सोफिया से उस सोच जैसा त्रस्त मोती पहले कभी नहीं हुआ था। अब तक उसे अंकल ग्रेगरी का भरोसा और सहारा था, लेकिन अब वह सहारा भी खत्म हो गया था। आंटी सोफिया के साथ बंगले में अपनी तन्हा मौजूदगी के ख्याल से ही उसे दहशत होती थी। वह भागकर वहां आ तो गया था,
लेकिन वह वहां क्या करने वाला था या आंटी सोफिया के कहर से वह कैसे बचने वाला था, इसका कोई अंदाजा नहीं। हवेली के कंपाउंड में कदम रखते ही पुरानी यादें उसके जहन में ताजा होने लगी। झाड़ झंकाड़ बन चुकी घास पर चलता हुआ वह पिछवाड़े के कंपाउंड में पहुंचा। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। हवेली दिन में भी भुतहा लग रही थी। पिछवाड़े से हवेली में दाखिल होने का एक खुफिया रास्ता था जिसे मोती बरसों से जानता था। वह रास्ता उसने एक बार रानी से लुक्का छिपी खेलते वक्त तलाश किया था। पिछवाड़े की सीढ़ियों के नीचे बेसमेंट का एक रोशनदान था जो अपने फ्रेम समेत वहां से अलग हो गया था। मोती ने उसे जंगली घास से अटा हुआ पाया। घास हटाकर उसने फ्रेम को बाहर खींचा। फ्रेम अपने स्थान से अलग हो गया। उस रास्ते से वह हवेली के बेसमेंट में कूद गया। बेसमेंट में अंधेरा था। अंधेरे में टटोल टटोल कर चलता हुआ वह आगे बढ़ा। अंधेरे में ही सीढ़ियां तय करता वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया। फिर वह मंत्रमुग्ध सा चलता ऊपर उस कमरे में पहुंचा जो कभी उसका बेडरूम हुआ करता था। कमरा एकदम खाली पड़ा था। वह मन ही मन कल्पना करने लगा कि कमरा अभी भी पहले की तरह सजा हुआ था। वह उसी में अभी भी रहता था। रानी नीचे महाजन के साथ किचन में थी। उसके डैडी किसी भी क्षण वहां पहुंचने वाले थे। पता नहीं कितनी ही देर वह यूं ही सपने में खोया रहा। एकाएक उसे अपने पीछे हल्की सी आहट मिली। वह घूमा। दरवाजे पर चौखट थामे एक आदमी खड़ा था और अपलक उसे देख रहा था। मोती ने उसे फौरन पहचान लिया। उसके तोते की चोट जैसी नाक को तो उसने खास तौर से पहचान लिया। वह वही आदमी था जो दिवाली की रात को उसके डैडी को अपने साथ ले गया था। हेलो, वह मुस्कुराता हुआ मोती की तरफ बढ़ा। मन ही मन मोती उस शख्स से बहुत डर रहा था, लेकिन प्रत्यक्षतः वह निडर दिखने की कोशिश कर रहा था। वह मोती के करीब पहुंचा। मुझे पहचाना? वह बोला। नहीं, झूठ मत बोलो। जो जुबान कह रही है वे तुम्हारी आंखें नहीं कह रही हैं। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुमने मुझे पहचान लिया है ना? मोती ने सहमति से सिर हिलाया। गुड, कौन हूं मैं? तुम दिवाली की रात को यहाँ आए थे। हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिता की यहाँ से सुरक्षित निकल जाने में मदद की थी। मेरे डैडी कैसे हैं? एकदम ठीक, एकदम सुरक्षित। कहाँ हैं? जहाँ भी हैं तुम्हें बहुत याद करते हैं। वे मुझे अपने पास बुलाने वाले थे। बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम्हें बुलाने में खतरा है। तुम्हारे पीछे लगकर तुम्हारे डैडी के दुश्मन उस तक पहुंच सकते हैं। तुम चाहते हो कि ऐसा हो? मोती ने जोर से इंकार में सिर हिलाया। नाउ दैट्स द गुड बॉय। अब एक बात बताओ। क्या? तुमने मेरे बारे में कभी किसी को कुछ बताया तो नहीं? किसको? किसी को भी? पुलिस को, भट्टाचार्य को, अपने अंकल या आंटी को, कोतवाल को, किसी को भी? नहीं। क्या नहीं? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने अपने डैडी से वादा किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। शाबाश, अपना यह वादा आगे भी तोड़ तो नहीं दोगे? हरगिज नहीं। गुड, मैं यही जानने के लिए आया था कि कहीं तुम किसी को मेरे बारे में कुछ कह देने का इरादा तो नहीं रखते। एकाएक एक क्लिक की आवाज हुई और उसके हाथ में एक कमानीदार चाकू प्रकट हुआ। उसने चाकू मोती की आंखों के सामने लहराया। मोती पसीने से नहा गया। उसकी जुबान उसके मुंह में सूख कर चमड़ा हो गई। ये क्या है? वह आदमी बड़े क्रूर स्वर में बोला। चाकू, मोती बोला। ठीक पहचाना, लेकिन यह सब्जी काटने के काम नहीं आता। यह मुझे धोखा देने वालों का पेट काटने के काम आता है। चाकू पेट के अंदर, आते बाहर। क्या समझे? मोती खामोश रहा। अगर तुमने वादा खिलाफी की, अगर तुमने मुझे धोखा दिया, अगर तुमने मेरे बारे में अपनी जुबान खोली। तो वह एक पल रुका। तो क्या बताने की जरूरत है कि यह चाकू तुम्हारी क्या गत बनाएगा? मोती ने जोर से इंकार में सिर हिलाया। गुड बॉय। फिर उसका स्वर तनिक नम्र पड़ा। देखो, मुझे यह मालूम तक नहीं कि आज की तारीख में तुम्हारा पिता कहाँ है। मैंने सिर्फ यहाँ से निकल जाने में उसकी मदद की थी। आगे उसने क्या किया मुझे पता नहीं। समझे? मोती ने सहमति में सिर हिलाया। वैसे तो पुलिस को मेरी खबर हरगिज भी नहीं लग सकती, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि पुलिस मेरे पीछे लगे। इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। मेरे बारे में तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी निकला तो मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हें पाताल से भी खोज निकालूंगा और इसी चाकू से। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने डैडी से वादा किया था। मेरे से भी वादा करो, कसम खाओ कि जिंदगी में कभी मेरी बाबत अपनी जुबान नहीं खोलोगे। मैं कसम खाता हूँ। अगर तुमने अपनी कसम तोड़ी तो याद रखना, यह बात मुझे मालूम हुए बिना नहीं रह सकती।
आज से 10, 15 या 20 साल बाद अगर तुमने अपनी यह कसम तोड़ी तो मुझे खबर लग जाएगी। तुम मुझे नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, तुम्हारे आसपास ही होऊंगा। एकाएक उसने चाकू का फल धीरे से मोती की गर्दन पर फेरा। अब बोलो, क्या कसम खाई तुमने? यही, मोती घिघियाया, कि मैं तुम्हारे बारे में कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं कभी अपनी जुबान नहीं खोलूंगा, मैं कसम खाता हूँ। शाबाश। फिर अजनबी ने बड़ी नाटकीय ढंग से चाकू बंद कर दिया और वहां से विदा हो गया। मोती बुद्ध बना यथा स्थान पर बैठा रहा। फिर वह जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और जो बात उसने अपनी जुबान पर न लाने की कसम खाई थी उसे अपने ज़हन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। निश्चय ही वह अजनबी बहुत खतरनाक आदमी था। वह वाकई उसे जान से मार सकता था। उसके बारे में सब कुछ भूल जाने में ही मोती का कल्याण था। तभी नीचे से हवेली का प्रवेश द्वार खुलने की आवाज आई। नीचे किसी के भारी कदम इमारत के फर्श पर पड़ रहे थे। कोई हवेली के ग्राउंड फ्लोर के कमरों में विचार रहा था। भय से जड़ हुआ मोती जोर से सांस लेने में भी डर गया। पता नहीं नीचे कौन है, कहीं वह अजनबी ही तो वापस नहीं आया। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि नीचे जो कोई भी है ऊपर न आए, लेकिन उसकी यह प्रार्थना कबूल न हुई। उसके कमरे के दरवाजे पर एक आदमी प्रकट हुआ। मोती घबरा कर उठ गया। अरे, उस आदमी के मुंह से आश्चर्य भरी सिसकारी निकली। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वह एक ठिगने कद का भारी भरकम आदमी था। उसका चेहरा भारी था, नाक पकोड़े जैसी थी और होंठ बहुत मोटे थे। कपड़े वह निहायत शानदार पहने था। उसने कमरे के भीतर कदम रखा। तुम भीतर कैसे घुसे? वह बोला। बाहर मेन डोर को तो ताला लगा हुआ था। वह मोती के करीब पहुंचा। बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक है, मोती हकलाया। लगती तो नहीं, पत्ती की तरह क्यों कांप रहे हो? हवास उड़े हुए हैं तुम्हारे। उसने मोती का माथा छुआ। बुखार तो नहीं लगती तुम्हें? किसी ने मारा है क्या? न नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? मोती अवतारमणि। अवतारमणि? तो तुम उस आदमी के कोई रिश्तेदार तो नहीं जो यहाँ कभी रहता था? वो मेरे डैडी थे। ओह, अब कहाँ रहते हो तुम? रूपनगर, अपनी आंटी के पास। यहाँ कैसे आए? पैदल चलकर। इतनी दूर से तुम पैदल चलकर यहाँ आए हो? हाँ। भीतर कैसे घुसे? मोती ने बताया। तब मोती को सूझा कि जरूर वह तोते की चोंच जैसी नाक वाला आदमी बेसमेंट के रोशनदान वाले रास्ते से ही उसके पीछे इमारत में घुसा था और उसी रास्ते वहां से विदा हुआ था। ओह, वह आदमी तनिक हंसा और फिर बोला, मेरा नाम राज बुंदेला है। मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। यह जगह बिकाऊ है, इसलिए कोर्ट के रिसीवर से चाबी हासिल करके मैं इसका मुआयना करने चला आया हूँ। मोती खामोश रहा। चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एकाएक वह बदले स्वर में बोला। तुम्हारी आंटी तुम्हारी फिक्र कर रही होंगी। मोती ने जोर से इंकार में सिर हिलाया। मतलब? बुंदेला सकपकाया। तुम घर नहीं जाना चाहते? नहीं। क्यों? घर में कलह फैली है। अंकल घर छोड़कर चले गए हैं। आंटी मुझे मारती हैं। वह एक बोतल में से निकालकर कोई पानी जैसे रंग की चीज पीती हैं और फिर मुझे बहुत मारती हैं। जिन पीती हैं वो? पियक्कड़ है तेरी आंटी, नशा करती हैं। मोती ने संदिग्ध भाव से सहमति में सिर हिलाया। और वे नशे में तुम्हें पीटती हैं? हाँ, बहुत मारती हैं, नोचती हैं। क्यों? पता नहीं, शायद चुड़ैल है मेरी आंटी। आज तो वो मुझे और ज्यादा मारेंगी। क्यों? मैं उसे बिना बताए घर से जो भाग आया हूँ। कुछ खाया? नहीं। 1 बजने को है। भूख नहीं लगी तुम्हें? मोती खामोश रहा, लेकिन उसके चेहरे पर बड़े दयनीय भाव आए। बुंदेला को बच्चे पर बहुत तरस आया। तो तुम मेरे घर चलो। वह बोला। जी। पहले तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे और मेरे बीवी बच्चों के साथ लंच करना, और फिर मैं खुद तुम्हें रूपनगर तेरी आंटी के पास छोड़कर आऊंगा। ओके? मोती का सिर अपने ही आप सहमति में हिल गया। बुंदेला मेटकाफ रोड की एक विशाल कोठी में रहता था। उसके चारों बच्चे उम्र में मोती से बड़े थे और उसकी पत्नी बहुत ही खुश मिजाज और ममतामयी थी। वहाँ हर कोई मोती से इतने प्यार से पेश आया कि एक बार ही तो वह तोते की चोंच जैसी नाक वाले अजनबी और उसके खतरनाक चाकू को भी भूल गया। एक लंबे अरसे के बाद मोती को निहायत लजीज खाना पेट पर खाने को मिला। लंच के बाद वह बुंदेला के बच्चों के साथ कैरम खेलता रहा। फिर अंत में जब बुंदेला ने कहा कि अब उसे अपने घर चलना चाहिए, तो मोती को बहुत मायूसी हुई। उसे यूं लगा जैसे उसे राजमहल को छोड़कर मरघट में जाने के लिए कहा जा रहा हो। रास्ते में बुंदेला ने कार में अपनी बगल में बैठे मोती से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो?
रईस, मोती ने निसंकोच उत्तर दिया। बुंदेला हड़बड़ाकर उसे देखने लगा। प्रत्यक्षतः उसे मोती से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। वह तो सोच रहा था कि मोती कहेगा कि वह डॉक्टर या वकील या इंजीनियर या कलाकार वगैरह कुछ बनना चाहता था। बड़े होकर तुम धनवान बनना चाहते हो? हाँ, अपने डैडी से भी ज्यादा। ख्वाहिश तो जोरदार है, लेकिन बनोगे कैसे धनवान? यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। आपको सिर्फ दूसरों को रास्ता दिखाना होता है कि पैसा कैसे हासिल किया जाता है। फिर आपको पैसा अपने आप हासिल हो जाता है। अच्छा, किसने कहा ऐसा? मेरे डैडी ने। बेटा, सबक तो गलत नहीं दिया तेरे पिता ने तुझे, लेकिन खुद तेरे पिता ने इस सबक का बहुत बेजा इस्तेमाल किया था। जो पैसा उसने लोगों के लिए कमाया था, वह भी उसे खुद हड़प लिया। खैर, उसने कार को रूपनगर उसकी आंटी के बंगले में आगे ले जाकर रोका। मोती ने कार से बाहर निकलने का उपक्रम न किया। बच्चे के भय को समझकर बुंदेला बोला, चल, मैं तुझे भीतर तक छोड़कर आता हूँ। मोती के चेहरे पर आश्वासन के भाव आए। आंटी सोफिया के मुंह खोलते हुए जिनका भभूका बुंदेला के चेहरे से टकराया, अलबत्ता सूरत से वह पूरी तरह से होशो हवास में नजर आ रही थी। आपकी बड़ी मेहरबानी भाई साहब। मोती के सिर पर प्रत्यक्षता दुलार भरा हाथ फेरती सोफिया बोली, जो आपने बच्चे को घर तक पहुंचाया। मैं तो फिक्र से अधमरी हुई जा रही थी। जरूर इसने आपको मेरे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कही होंगी। कहा होगा कि आंटी मारती है, भूखा रखती है और नहीं बहन जी, बुंदेला ने सरासर झूठ बोला। इसने तो एक लफ्ज भी अपनी जुबान से नहीं निकाला। मोती हैरानी से बुंदेला का मुंह देखने लगा। सोफिया भी हैरान हुए बिना न रह सकी। बुंदेला ने तनिक उठकर भीतर बैठक में निगाह डाली। बैठक में अव्यवस्था का बोलबाला था। एक मेज पर एक जिन की बोतल और गिलास पड़ी थी। प्रत्यक्षता सोफिया पीते पीते उठकर दरवाजा खोलने आई थी। बहन जी, बुंदेला बोला, बच्चा कुछ परेशान है। जी हाँ, सोफिया बोली, अभी यहाँ एडजस्ट जो नहीं हो पा रहा है अपने आप को। इसका पिता बहुत रईस आदमी था। यह ऐशो इशरत में पला है। हमारे यहाँ का साथ रहन सहन भी तो इसकी परेशानी का बायस है। अपने पिता के घर जैसी ऐश तो इसे यहाँ मुहैया नहीं करा सकते ना। अलबत्ता ऐश की कमी प्यार से पूरी करने की कोशिश हम बराबर करते हैं, लेकिन लगता है इसे हमारे प्यार की कद्र नहीं। मोती को कुछ करने की नीयत से मुंह खोला पाकर सोफिया ने हौले से उसकी मां मरोड़ी, जो कि मोती के लिए वार्निंग थी कि उसे चुप रहना था। आज मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है। होते तो वे जरा बेहतर तरीके से आपके शुक्रगुजार होते कि अपने बच्चे को घर पहुंचाया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, बुंदेला बोला। बच्चे को घर पहुंचाना मेरा फर्ज था। वह मोती से संबोधित हुआ। हम फिर मिलेंगे। शायद कभी तुम मुझे भी रास्ता दिखा सको कि पैसा कैसे हासिल किया जाता है। मतलब? सोफिया तीखे स्वर में बोली। कुछ नहीं, बुंदेला जल्दी से बोला। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। बुंदेला वहां से विदा हो गया। ठहर जा कमीने, दांत पीसते सोफिया मोती को भीतर खसीटती हुई बोली, आज तेरी खैर नहीं। फिर वह उसे बताने लगी कि वह उसे कौन कौन सी सजाएं देने वाली थी। अभी अपने कमरे में जाके मर। वह मोती को गलियारे में धक्का देती बोली, बाद में आती हूँ तेरी खबर लेने। उसने भड़ाक से बैठक कर गलियारे की तरफ का दरवाजा बंद कर लिया और अपनी जिन की बोतल के हवाले हो गई। मोती सीधा अपने कमरे में न गया। वह पहले अंकल ग्रेगरी के कमरे में पहुंचा। वहां उसने अंकल की राइटिंग टेबल का ऊपरला दरवाजा खोला। अंकल की कथानुसार भीतर पिस्तौल मौजूद थी। मोती ने पिस्तौल निकाल ली। वह अपने कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजे के भीतर से चिटकिनी चढ़ा ली। वह अपने पलंग पर चढ़ गया। उसने पिस्तौल अपने दोनों हाथों में थाम ली और प्रतीक्षा करने लगा। आज आंटी सोफिया का जुल्म सहने का उसका कोई इरादा नहीं था। आज उसने जुल्म की मुखालफत करने का मन ही मन कसम खाई थी। कोई आधे घंटे बाद सोफिया उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे को भीतर से बंद पाकर वह आग बबूला हो उठी। मोती, वह दहाड़ी, दरवाजा खोल कमीने, दफा हो जा। मोती चिल्लाया, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल वरना मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगी। मेरे पास पिस्तौल है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। कमीने, तेरी यह मजाल अभी गई नहीं। दरवाजा खोलता है या नहीं? ठीक है, यह ले फिर। जैसे उसने अंकल ग्रेगरी को कहते सुना था, वैसे ही उसने पिस्तौल का रुख दरवाजे की तरफ किया और घोड़ा खींच दिया। डाकिया आ गया, कोई बोला। सबकी निगाह दरवाजे की तरफ उठ गई। एक पोस्टमैन ने भीतर कदम रखा। उसने एक मनी ऑर्डर फॉर्म मोती की तरफ बढ़ाया। कुछ रिपोर्टरों ने फटाफट तस्वीरें खींची। मोती ने देखा, इस बार फॉर्म पर श्रीनगर का पता लिखा था, लेकिन वह जानता था कि वह पता नकली था। सीबीआई वाले हर साल वो पता चेक करते थे
जो कि भेजने वाले के नाम के साथ मनी ऑर्डर फॉर्म पर लिखा होता था, लेकिन पता हमेशा फर्जी निकलता था। उसने फॉर्म पर प्राप्ति के साइन करके उसे वापस पोस्टमैन की तरफ बढ़ाया तो सीबीआई के एक आदमी ने फॉर्म को रास्ते में ही थाम लिया। इश्क पर सूरज जोशी बोला, आपके पिता के शाइन है? लगता तो ऐसा ही है, मोती बोला। लगता है क्या मतलब? आप अपने पिता के शाइन नहीं पहचानते? आप भूल रहे हैं कि 17 साल पहले जब मैं अपने पिता के साथ रहता था तब मेरी उम्र साइन पहचानने की नहीं थी। हम पहचानते हैं, एक सीबीआई बोला। ये साइन गोपाल अवतार मानी के ही हैं। इससे पहले हम 16 बार 16 मनी ऑर्डर फार्मों पर वही साइन देख चुके हैं। पोस्टमैन ने 100 के 20 नोट गिनकर मोती को सौंपे। यह सिलसिला कब तक चलेगा? सूरज जोशी बोला। क्या पता कब तक चलेगा, मोती बोला। आपको उम्मीद है कि मनी ऑर्डर की जगह कभी खुद आपके पिता आपसे मिलने आएंगे या आपको रुपए के साथ साथ अपनी कुशल क्षेम का कोई संदेशा भी भेजेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ उन्होंने करना होता तो वे कब का कर चुके होते। आप इस रकम का क्या करते हैं? गौशाला में चंदा दे देता हूँ। आप मजाक कर रहे हैं? मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। जब तक मुझे ये गारंटी नहीं हो जाती कि यह रुपया मेरे पिता ही मुझे भेजते हैं, तब तक मैं इसे रुपये से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। अब तक आप 32,000 रुपए गौशाला में चंदा दे चुके हैं? हाँ। ऐसी कोई गारंटी आप क्यों चाहते हैं? आपके पिता के अलावा और कौन आपको यूं रुपया भेजेगा? क्यों भेजेगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। बहरहाल जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। लंच में मोती राज बुंदेला से मैसोनिक क्लब में मिलने वाला था। उसके ऑफिस से सब लोग विदा हो गए तो वह वहां के लिए रवाना हो गया। वह दिन हमेशा ही उसकी यादों को तरोताजा कर देता था। हमेशा ही अपने पिता के गायब होने के बाद के दिनों की न्यूज रील से उसके जहन पर चलने लगती थी। उस क्षण भी वह यही सोच रहा था कि अगर इत्तेफाक से उजाड़ पड़ी हवेली में उसकी मुलाकात राज बुंदेला से न हो गई होती तो उसकी आने वाली जिंदगी का ओट पता नहीं किस करवट बैठता। आंटी सोफिया के घर में अपने अंकल की पिस्तौल से जो गोली उसने चलाई थी वह उसकी निहायत दुखदाई और दीनहीन जिंदगी का एक भारी टर्निंग पॉइंट था। तब हालात बिगड़ने की जगह सुधरने लगे थे और सुधरते ही चले गए थे। घोड़ा खींचते ही झटके से पिस्तौल उसके हाथ से छूट गई थी और गोली कमरे की छत से जाकर टकराई थी। आतंकित सोफिया ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस दरवाजा तोड़कर मोती के कमरे में घुसी थी और मोती को पकड़कर ले गई थी। बाद में कोर्ट ने आंटी सोफिया को मोती की कस्टडी के नाकाबिल समझा था और राज बुंदेला की दरख्वास्त पर उसे मोती का कस्टोडियन नियुक्त किया था। मोती राज बुंदेला के परिवार का अंग बन गया। 17 सालों में बुंदेला के परिवार में कई परिवर्तन आए। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उसकी 2 लड़कियां ब्याह गईं। उसके 2 लड़कों में से एक की शादी हो गई और दोनों पिता का बिजनेस संभालने लगे। बुंदेला खुद बिजनेस से लगभग रिटायर हो गया। बुंदेला के लड़के ग्रेटर कैलाश की एक शानदार कोठी में रहते थे, लेकिन बुंदेला अब भी मेटकाफ रोड वाली अपनी जर्जर होती हवेली में ही रहता था। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस वहीं लेने का ख्वाहिशमंद था। मोती मैसोनिक क्लब पहुंचा। पिछले 17 सालों में राज बुंदेला बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन कपड़े वह अब भी शानदार पहनता था और खुश मिजाज वह आज भी पहले जैसे था। क्या हुआ? उसने पूछा। इस बार मोती बोला, मनी ऑर्डर श्रीनगर से आया था। बहुत लोग पहुंचे होंगे हमेशा की तरह। हाँ। इस बार कुछ पता चला? सवाल ही नहीं पैदा होता। रुपया गौशाला में दे आए? हाँ, फौरन। ये अच्छी पट्टी पढ़ाई आपने मुझे कि रुपया मेरा पिता नहीं भेजता था तो उसे मुझे अपने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए था। बेटा, लोग जादू टोना कर देते हैं। यूं मनी ऑर्डर से रुपया भेजकर? हाँ। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। नहीं मानते तो बंद कर दो गौशाला को चंदा देना। अब क्या फर्क पड़ता है? आज 2000 रुपए मेरे लिए मामूली रकम है जिसे चंदे में देना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने तो आपकी बात 10 साल की उम्र में भी तब भी मानी थी जबकि यह मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मेरी बात मान के पछता रहे हो? तौबा, बात तो कहां से कहां घसीट ले जाते हैं आप बुंदेला साहब। प्रेस वाले बहुत आए थे? बुंदेला ने पूछा। हाँ। क्या पूछा उन्होंने? वही जो हमेशा पूछते हैं। मैंने भी वही जवाब दिया जो हमेशा देता हूँ। मुझे पता नहीं मेरे पिता जिंदा है कि नहीं, वे कैसे गायब हुए, मेरा उनसे कोई संपर्क स्थापित हुआ है कि नहीं, यही सब। मनी ऑर्डर कहाँ से आता है, क्यों आता है, कब आता है? यह प्रेस में छपेगा? हाँ। तुम प्रेस वालों को खामखा मुंह लगाते हो। ऐसी बुरी पब्लिसिटी होती है और धंधा बिगड़ता है। बुंदेला साहब,
प्रेस वालों से परहेज करने से हकीकत तो नहीं बदल सकती। मैं प्रेस वालों से परहेज करूंगा तो वे तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे और इस बात को बल देंगे कि मैं जानबूझकर कुछ छुपा रहा हूं। वैसा होना बिजनेस के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। मनी ऑर्डर की बाबत अब तो 2-3 ही संभावनाएं हैं। जैसे शायद मेरा पिता ही मनी ऑर्डर भेजता है, जैसे उसने अपनी मृत्यु से पहले मेरे नाम कोई ऐसा फिक्स डिपॉजिट करवाया है या किसी ऐसे ट्रस्ट फंड का इंतजाम किया है जिसके माध्यम से बधाई के तौर पर अपने जन्मदिन पर मुझे हर साल 2000 रुपए मिलते रहे। मेरी प्रेस से असहयोग की भावना होगी तो वे सैकड़ों अटकलें लगाएंगे जो कि मुझे जी भर के बदनाम करेंगी। अब आप बताइए, तब धंधा ज्यादा बिगड़ेगा या अब ज्यादा बिगड़ रहा है? बुंदेला खामोश रहा। उसने खामोशी में ही एक सिगार सुलगाया। अवतार मनी एस्टेट एजेंसी का क्या हाल है? कुछ क्षण बाद उसने पूछा, कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा? इस सवाल का जवाब आपको मालूम है बुंदेला साहब। धंधा चल कहाँ रहा है, अभी तो सड़क भी नहीं रहा है। गोपाल टावर में पैसा लगाने में किसी की दिलचस्पी नहीं, कतई नहीं। यानी कि तंग हो आजकल। हाँ, तंग भी और परेशान भी। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में मैं और ग्रेगरी तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? मुझे आपकी अंकल ग्रेगरी की और मदद कबूल नहीं। आप लोग पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं। लेकिन वक्त बदलेगा बुंदेला साहब, मोती दृढ़ स्वर में बोला। बहुत जल्द बदलेगा और मेरे हक में बदलेगा। एक न एक दिन लोगों को यह एहसास होकर रहेगा कि जरूरी नहीं कि चोर का बेटा चोर हो। मैं लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं अपने पिता जैसा धोखेबाज बिजनेसमैन या चोर या चीट या क्रूक नहीं। आज लोग मेरे साथ अपने पैसे को रिस्क में नहीं डालना चाहते, लेकिन हमेशा ये हालात नहीं रहेंगे। इमारत बननी शुरू हो जाने पर तो उन्हें यह बात सूझनी चाहिए थी कि तुम एक फेयर बिजनेसमैन हो। नहीं सूझती उन्हें, इसलिए नहीं सूझती क्योंकि वे जानते हैं कि अभी तक गोपाल टावर की जितनी उसारी हुई है वह आपके और ग्रेगरी अंकल के पैसों से हुई है और आप दोनों ने पैसा अपने एक अजीज पर मेहरबानी करने के लिए खर्च किया है, न कि बिजनेस में लगाया है। हमने तुम पर कोई मेहरबानी नहीं की। हमने एक बढ़िया डील में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। हमें अपनी रकम डूबने का अंदेशा होता तो तुम हमसे एक काला पैसा न हासिल कर सकते। यह बात किसी दिन और लोगों को भी समझ में आएगी, जरूर समझ में आएगी। वह दिन आने तक तुम कंगाल हो जाओगे। नहीं, वह दिन बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। मोती चुप हो गया। देखो, हकीकत को समझो। हकीकत यह है कि मैं और ग्रेगरी जितना रुपया सहूलियत से गोपाल टावर में लगा सकते थे लगा चुके हैं। जमीन के बदले में तुम बैंक से पहले ही इतना कर्जा ले चुके हो कि और कर्जा नहीं मिल सकता। और कर्जा तभी मिल सकता है जबकि गोपाल टावर कम से कम 6 मंजिलों तक और ऊपर उठे, और इतनी उसारी के लिए जो मोटी रकम एक मुश्त दरकार है वह तुम्हें कहीं से हासिल नहीं हो रही है। तुम्हारी खातिर हमने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की कि लड़का कम उम्र जरूर है, लेकिन रियल एस्टेट के धंधे को बड़े सुरमाओं से भी ज्यादा समझता है। लोगों को हम इस मामले में आश्वस्त भी कर लेते, लेकिन उनका एक ऐतराज हम दूर नहीं कर पाते। उनको तुम्हारे से सबसे बड़ा ऐतराज यही है कि तुम गोपाल अवतार मनी के बेटे हो। चोर का बेटा चोर नहीं होता, मोती आवेशपूर्ण स्वर में बोला। नहीं होता होगा, यह बात तुम 1000 बार दोहरा चुके हो। मुझे तुम्हारी बात से इत्तेफाक है, लेकिन इसका क्या किया जाए कि लोगों को नहीं है। मोती ने बेचैनी से पहलू बदला। फिर यह 2000 रुपए सालाना का मनी ऑर्डर भी तुम्हारी इमेज बिगाड़ रहा है। वो कैसे? मनी ऑर्डर साबित करता है कि तुम्हारा पिता जिंदा है। और कौन भेजेगा तुम्हें मनी ऑर्डर? लोग कहते हैं कि तुम्हारा पिता किसी भी दिन वापस यहाँ आ धमकेगा और फिर या तो जेल जाकर तुम्हें बदनाम कर देगा, और जेल से बच गया तो वह वही करामातें करके गोपाल टावर का बंटाधार कर देगा जो कि उसने फरार होने से पहले इलेक्ट्रा कॉर्पोरेशन के साथ किया था। यानी कि आज की तारीख में मेरा इकलौता गुनाह यह है कि मैं जोगदार अवतार मानी का बेटा हूँ। यही समझ लो। मोती ने बुरा समूह बनाया। बरखुरदार, आज की तारीख में गोपाल टावर खड़ा होने का अपना सपना साकार करने के तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो कम से कम 50 लाख रुपए की एक मुश्त रकम कहीं से मुहैया करके दिखाओ, नामुमकिन, और यह साबित करके दिखाओ कि तुम्हारा पिता कब का मर चुका है और तुम अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने वाली औलाद नहीं हो। यह तो और भी मुश्किल काम है। फिर गोपाल टावर का ख्याल छोड़ दो, उसे उसकी मौजूदा हालत में बेच दो और दूसरा धंधा सोचो। यह तो मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। बुंदेला ने बड़े बेसब्रेपन से सिगार का एक लंबा कश लगाया।
कई क्षण खामोशी रही। एक बात मैं भूल गया, एकाएक बुंदेला बोला। क्या? मोती तनिक सकपका कर बोला। हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, थैंक यू, और यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल करो। बुंदेला ने एक छोटी सी प्लास्टिक की डिबिया उसे थमा दी। यह क्या है? मोती उत्सुकता भाव से बोला। खोल कर देखो। मोती ने डिबिया खोली। वह एक सोने की चैन थी जिसके साथ झूलेलाल की छवि वाला एक मेडल लटका हुआ था। तुरंत मोदी ने बड़े कृतज्ञ भाव से वृद्ध की तरफ देखा। जब से मैं तुम्हें जानता हूँ, बुंदेला बोला, तभी से ऐसी चैन मैं तुम्हारे गले में देखता आ रहा हूँ। पिछले सप्ताह जब तुमने कहा कि बदमाशों ने तुम्हें रास्ते में पकड़ लिया था और तुम्हारा पटुआ छीन लिया था और तुम्हारी चैन झटक ली थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ऐसी चैन बनवा कर दूं। शुक्रिया, शुक्रिया। इससे बेहतर तोहफा आज की तारीख में मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जानकर खुशी हुई। वह पहली चैन जानते हो मुझे किसने दी थी? नहीं, मेरे पिता ने। वह कहते थे कि इससे मेरी तकदीर जाग जाएगी। जागी? पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बाद में लगा कि जाग गई जब मेरी तकदीर ने मुझे आपसे मिलाया। रात के 10 बजे मोती रेड रोज पहुंचा। वह वहां राज बुंदेला के लड़कों के घर से आया था, जहां की उसके लिए बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया गया था। जो गिने चुने लोग उस पार्टी में शामिल थे, उनमें बुंदेला की दोनों विवाहित लड़कियां और उनके पति भी थे, और ठांकल ग्रेगरी, जो अपनी लेटेस्ट गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंचा था। मोती अपने डिस्कोथेक में दाखिल हुआ। भीतर कोई खास भीड़ अभी तक नहीं हुई थी। उसे देखते ही फ्लोर मैनेजर उसके करीब पहुंचा। वह एक होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किए थॉमस नाम का एक मलयाली क्रिश्चियन युवक था। हैप्पी बर्थडे सर, वह बोला। थैंक यू, मोती बोला। क्या खबर है? 2 खबरें, एक तो बुरी है, दूसरी पता नहीं अच्छी है कि बुरी है। मेरे ख्याल से तो अच्छी होगी, तो पहले अच्छी सुनाओ। यहाँ सुजाता आई थी, आपको पूछ रही थी। सुजाता? मैं किसी सुजाता को नहीं जानता। वो जानती है आपको। दोपहर से 3 फेरे लगा गई है क्लब के। अभी शायद फिर भी आए। यहाँ नहीं आएगी तो फिर घर पहुंचेगी। अच्छा। जी हाँ, मरी जा रही थी आपसे मिलने के लिए। ओह, मोती हंसा। थॉमस भी बड़े शिष्ट भाव से हंसा। अब बुरी खबर सुन लो। अब बुरी खबर सुना डालो, मोती बोला। हमारी अम्मा नौकरी छोड़ रही है। मोती की निगाह स्वयं ही कैशियर के पिंजरे में बैठी युवती की ओर उठ गई। युवती का नाम अंबिका था। कैश संभालने के अलावा उसका काम वहां के महिला स्टाफ को संभालना भी होता था, इसलिए वह अम्मा कहलाती थी। वहां वेटिंग भी लड़कियां करती थीं, इसीलिए महिला स्टाफ की वहां बहुतायत थी। क्यों? शादी कर रही, और शादी के बाद यह शहर छोड़कर जा रही है। ठीक है, जल्दी ही हम कोई नई अम्मा तलाश कर लेंगे। जल्दी नहीं सर, बहुत जल्दी, फौरन, आनन फानन। मतलब वह कल से ही नहीं आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी? सर, उसने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की। अच्छा, फिर तो उसकी दरख्वास्त कबूल करनी ही पड़ेगी। वह आपकी बहुत शुक्रगुजार होगी। कल ही क्या इंतजाम करोगे कैशियर का? कल मैं खुद कैशियर की जगह बैठ जाऊंगा। गुड। मोती अशोक विहार में डीडीए के एक एमआईजी के किराए के फ्लैट में अकेला रहता था। अपनी दूसरी मंजिल पर स्थित उस फ्लैट की एक खिड़की में उसे उस रात एक बार उसने जब बाहर झांका तो उसे ऐसा लगा कि जैसे नीचे सुनसान सड़क के पार एक लैंप पोस्ट के नीचे तोते के चोंच जैसी नाक वाला वह अजनबी खड़ा था, जो 17 साल पहले दिवाली की रात को उसके बाप को अपने साथ ले गया था, और जो बाद में एक बार हवेली में आकर मोती को धमका कर गया था कि अगर उसने उसके बारे में अपनी जुबान खोली तो वह चाकू से उसका पेट काट देगा। उसके देखते देखते वह आदमी वहां से चला गया और उसकी निगाहों से ओझल हो गया। पता नहीं वह आदमी था भी या नहीं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, जबकि उसे लगा था कि वह आदमी अभी भी उसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन हमेशा उसे ऐसा लगा ही था। 2-3 बार जब उसने चुपचाप ऐसे किसी आदमी का पीछा किया तो वह कोई और ही निकला था। मोती अपनी राइटिंग टेबल के आगे जा बैठा। उसके एक दराज में से उसने वह नोटबुक निकाली, बचपन में जिस पर उसने शीर्षक लिखा था, मेरे पिता के साथ विश्वासघात। आज उस कॉपी में लिखी बातें पढ़कर उसे संकोच होता था, शर्म आती थी। आज वह महसूस करता था कि उसके पिता के साथ लोगों ने जो व्यवहार किया था वह जायज था, और वास्तव में वह उसी व्यवहार के काबिल था। जब उसे किसी से शिकायत नहीं थी, तम्हाड़े तक से भी नहीं थी, लेकिन उस तोते की चोंच जैसे नाक वाले से उसे आज भी नफरत थी, जिसने उसे चाकू दिखाकर धमकाया था। वह कॉपी के पन्ने पलटने लगा। कहीं कहीं से वह उसे पढ़ता भी गया। उसमें लिखी बातें वह सैकड़ों बार पढ़ चुका था, और वे सब उसे जुबानी याद थी। उसे यह तक याद था कि कौन से पृष्ठ पर कौन सी बात लिखी है।
जैसे जब आंटी सोफिया ने उसे हीरो के साथ खेलते देखा था, जैसे जब उसका बाप उस अजनबी के साथ दिवाली की रात को हवेली से कूच कर गया था और आज तक वापस नहीं लौटा, जैसे जब हवेली पर पुलिस चढ़ी दौड़ी थी और आंटी सोफिया उसे अपने साथ ले गई थी, जैसे जैसे एकाएक उसके विचारों को झटका लगा। रानी कहाँ थी? रानी किस हाल में थी वह आजकल? कॉलवेल की आवाज सुनकर वह एकाएक अपने भूत के अंधेरे कुएं से बाहर उभरा। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। उसे चौखट पर एक निहायत शानदार युवती खड़ी हुई दिखाई दी। हेलो, वह बोली। हेलो, मोती बोला। मैं आई कम इन? मोती एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर दरवाजे पर से हट गया। वह भीतर दाखिल हुई। मोती ने दरवाजा भिड़का दिया और उसके साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। वह प्रश्न सूचक नेत्रों से युवती को देखने लगा। वह एकाएक से सोफे पर धड़ाम हो गई। बोली, मुझे नहीं मालूम था। अंत में वह बोली कि तुमसे मिलना राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश जितना मुश्किल साबित होने वाला था। आधी रात हो गई है तुम्हारी फिराक में। तुम सुजाता हो? मोती बोला। उसने कुछ क्षण अपलक मोती की तरफ देखा और फिर बोला, कैसे जाना? वैसे ही जाना जैसे ये जाना कि एक के बाद दो आता है। अच्छा, इतना आसान काम था? हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैं सुजाता हूँ। गुड। अब यह भी बता दो कि तुम्हारा मुझसे मिलना इतना जरूरी क्यों था कि आधी रात को तुम यहाँ पहुंच पड़ी? मेरा मिलना कतई जरूरी नहीं था। तो दरअसल मेरा एम्प्लॉय, मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। क्यों? यह तो वही बताएगा। कब? अभी मैं तुम्हें लेने ही आई हूँ। वह खुद क्यों नहीं आता? आ सकता होता तो जरूर आता। मतलब वह बूढ़ा ज्यादा चल फिर नहीं सकता, काफी हद तक व्हील चेयर का मोहताज है। ओह, फिर भी अगर वह आ जाता तो हो सकता था कि तुम उसे भगा देते, इसलिए उसने मुझे भेजा है। मुझे फंसा कर लेने आई हो, यही समझ लो। मैं तुम्हें भी तो भगा सकता हूँ। मेरे बॉस के खुद यहाँ तुम्हारे पास न आने की एक और वजह है। वह क्या? तुम्हारे शहर के कुछ लोगों से अपनी यहाँ मौजूदगी को वह अभिराज रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि कुछ लोग, खास लोगों को खबर लगे कि वह दिल्ली में है। आई सी, ऐसे रहस्यपूर्ण आदमी से मिलने की तो अब खुद मेरी इच्छा होने लगी है। यह तो अच्छा और भी अच्छी बात है, लेकिन यह तो तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारा बॉस कौन है। कौन है? उसका नाम क्या है? उसका नाम, सुजाता बोली, शारदेंदु चक्रवर्ती। अपने पिता के गायब होने के बाद से वह पहला मौका था जबकि मोती की चक्की से मुलाकात हो रही थी। पिछले 17 सालों में से उसने शुरू के 10 सालों में चक्की का चर्चा जरूर सुना था, लेकिन उससे मुलाकात का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ था। उन 10 सालों में से 7 साल उसके गबन के इल्जाम में जेल में कटे थे। जेल से छूटने पर उसने अपने वकीलों की सहायता से गोपाल अवतार मणि को मृत घोषित करने की कोशिश की थी, ताकि वह उसकी उस 10 लाख की एक बीमा पॉलिसी का पैसा हासिल कर पाता जिसका कि वह नॉमिनी था। लेकिन बीमा कंपनी ने उस बात की इस बिना पर मुखालत की कि गोपाल अवतार मणि का गायब होना भी एक षड्यंत्र था और बीमा कंपनी से पैसा हथियाने की चाल थी। ऊपर से अपने बेटे को वो जो 2000 रुपए सालाना मनी ऑर्डर भेजता था, वह भी यहाँ साबित करता था कि वह जिंदा है। बीमा कंपनी ने यह दावा भी किया था कि वह देश के विभिन्न शहरों में गाहे बगाहे देखा गया है। चक्की की नॉमिनेशन जैसे ही बीमा कंपनी की दूसरी 10 लाख की पॉलिसी मोती के भी नाम थी, लेकिन उस मुकदमेबाजी में मोती ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। उसके पिता ने कंपनी को अपने गायब होने तक प्रीमियम की केवल 5 तिमाही किस्तें जमा करवाई थीं, जिनकी रकम और बतौर ब्याज कुछ अतिरिक्त धनराशि फुल फंड एंड फाइनल सेटलमेंट के तौर पर मोती को भिजवा दी थी, जो कि उसने कबूल कर ली थी। चक्की ने ऐसा कोई सेटलमेंट कबूल नहीं किया था और मुकदमेबाजी में पड़कर 10 लाख की पूरी रकम हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन एक जाने माने क्रूक और सजायाफ्ता मुजरिम की सरकारी बीमा कंपनी के आगे पेश नहीं चलने वाली थी। अलबत्ता 17 साल के बाद केस अभी भी अदालत में था। अभी भी उसका कोई फैसला नहीं हो पाया था। 2 बातें मोती को चक्की के बारे में खास तौर से याद थी। एक तो यह कि वह एक बेईमान आदमी था जिसने उसके बाप के गुनाहों में बराबर की शिरकत की थी, और दूसरी यह कि वह हीरो के बारे में जानता था। उसके पिता ने जब उससे हीरो की बाबत बात की थी तो उसने उसे खुद बताया था कि मोती के अलावा चक्की ही एक ऐसा आदमी है जिसे उसके सफेद जूतों की एड़ी में छुपे 1 करोड़ के हीरो की खबर थी, यानी कि चक्की से मुलाकात बहुत दिलचस्प साबित होने वाली है। यह बात संभव नहीं थी कि चक्की उसका हालचाल जानने के लिए उससे मिलना चाहता था। बात तो जरूर कोई और थी।
वह दरियागंज के एक होटल में ठहरा हुआ था। वह होटल केवल 10-12 कमरों का था और उसकी इमारत 1 मंजिला थी। जरूर अपनी व्हील चेयर की वजह से चक्की ने रहने के लिए वह होटल चुना था। सुजाता ने उसे होटल के एक कोने के कमरे का दरवाजा दिखा दिया था। उसने खुद उसके साथ भीतर जाने का उपक्रम न किया। मोती कमरे में दाखिल हुआ। चक्की उसके बाप का दायां हाथ था, उसके पिता का राजदार। कमरे में वह व्हील चेयर में बैठा था। बहुत दुबला पतला, बहुत बूढ़ा हो चुका था। वक्त ने और जेल की लंबी सजा ने उसका कतई कोई लिहाज नहीं किया था। आओ आओ, मोती को देखते हुए वह बोला, दरवाजा बंद कर दो और मेरे पास बैठ जाओ। मोती ने वैसा ही किया। चक्की कई क्षण अपलक उसकी सूरत को निहारता रहा। कद तुमने कदरन लंबा निकाला। अंत में वह बोला, वरना बिल्कुल अपने पिता का नक्शा हो बेटा। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं कदरदान नौजवान गोपाल अवतार मणि को एक ही बार में फिर से देख रहा हूँ। मोती मुस्कुराया। उसने देखा चक्की की व्हील चेयर के पहलू में एक मेज रखी थी, जिस पर हाई सोसाइटी जिन की एक खुली बोतल, आइस बकेट और जिन का आधा भरा गिलास रखा हुआ था। उसको मेज की तरफ देखता पाकर चक्की बोला, अब इस उम्र में नशे बिना नींद नहीं आती। बेटा, आपके लिए पैक बनाऊं? नहीं, मोती बोला, शुक्रिया। क्यों, पीते नहीं हो या इस वक्त नहीं पीना चाहते? पीता नहीं हूँ। सिगरेट? नहीं। शुक्र है। वह जोर से हंसा। अपने पिता वाला कोई गुण तो है तुम्हारे अंदर। फिर हंसा और बोला, अपना तो बस अब शराब ही आखिरी सहारा है। अब तो टांगों में भी कोई दम नहीं है, मैं चल फिर भी नहीं सकता हूँ। ये सुजाता कौन है? वो मेरी मुलाजिम है। वह मेरे एक दोस्त की लड़की है। इसका पिता मेरे साथ जेल में था और बेचारा जेल में ही मर गया। मैंने सुजाता का मुहाफिज न बनता तो वह या तो यतीम खाने में पहुंच जाती या फिर कहीं और। आई सी, भली लड़की है। मेरे बिजनेस में और मेरी लाचारी में मेरी भरपूर मदद करती है। टांगों से लाचार कैसे हो गए? जेल की ही मेहरबानी है। वहीं कुछ हो गया था जिसका कि इलाज हासिल न हुआ और टांगें कमजोर पड़ती चली गईं। अब तो मैं व्हील चेयर के ही मोहताज हूँ। चल बिल्कुल नहीं सकते। चल लेता हूँ, छड़ी के सारे चंद कदम चल लेता हूँ। और आजकल बिजनेस क्या कर रहे हो तुम? उत्तर देने से पहले बूढ़े चेहरे पर बड़ी शैतानी मुस्कुराहट आई। अरे ऐसे ही को थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेता हूँ। ओह, तो आजकल तुम लखनऊ में बसे हुए हो? हाँ। धंधा कैसा चल रहा है? ठीक है, गुजारा हो जाता है। एक सजा याफ्ता मुजरिम के लिए खरा धंधा जमा पाने में अड़चनें बहुत है। बहरहाल गाड़ी चल रही है। दिल्ली कैसे आए? उत्तर देने के स्थान पर उसने हाथ चढ़ाकर अपना जिन का गिलास उठा लिया और उसमें से चुस्की मारने लगा। दिल्ली में मेरे पिता ठिकाना कैसे मालूम हुआ? मोती ने कहा, यह जानना क्या मुश्किल था। वह बोला, आज के इवनिंग न्यूज में ही तुम्हारी पूरी लाइफ स्टोरी छपी है, उस नामुराद मनी ऑर्डर की वजह से। मोती वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला, आज जन्मदिन जो था मेरा। बधाई हो। शुक्रिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर तुम दिल्ली बिजनेस करने नहीं आए हो तो क्यों आए हो? मैं इसलिए दिल्ली नहीं आया हूँ। तो क्या मुझे बताने आए हो कि मेरा पिता कहाँ है? वह तो खुद मुझे भी मालूम नहीं। तो मैं हीरो की वजह से आया हूँ। हीरे? कौन से हीरे? जानबूझकर अनजान बनकर मत दिखाओ। बरखुरदार, तुम जानते हो कौन से हीरे? वो हीरे जो तुम्हारे पिता के उस सफेद जूते की एड़ी में थे, जो वह दिवाली की रात की हवेली से कूच करते वक्त पहने हुए था। वो हीरे 17 साल पहले जिनकी कीमत 1 करोड़ थी, लेकिन आज उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए होगी। तुम्हारे पिता का वह सफेद जूता 17 साल पहले 1 करोड़ का था। आज वही जूता 10 करोड़ का है। मोती खामोश रहा। चक्की ने जिन का एक घूंट और पिया और बोला, गोपाल ने मुझे खुद बताया था कि तुम्हें हीरो की वाकफियत थी। तुम्हारी वजह से एक बार तुम्हारी आंटी सोफिया ने भी वह हीरे देख लिए थे, लेकिन उसको न उसकी कीमत का अंदाजा था और न यह मालूम हो सका था कि वे हीरे छुपाए कहाँ जाते थे। आज तक मैं इन हीरो की बाबत तुमसे बात करना इसलिए टालता आ रहा था क्योंकि मैं किसी बच्चे से बात नहीं कर सकता था, लेकिन अब तुम जवान हो चुके हो, मर्द बन गए हो, इसलिए अब तुमसे उस बारे में मैं बात कर सकता हूँ। क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे? पहले तो यही बताओ कि आज तक तुमने कभी किसी को इन हीरो का जिक्र किया? नहीं, कतई नहीं। यानी कि आज भी मेरे, तुम्हारे और तुम्हारे पिता के सिवा उन हीरो के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आंटी सोफिया जानती हैं, लेकिन वो सफेद जूते के बारे में नहीं जानती।
वो यह नहीं जानती कि जब तुम्हारा पिता हवेली से गया था तो वे हीरे उसके सफेद जूते की एड़ी में थे। उसकी जानकारी बेमानी है। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि तुमने बयान दिया था कि दिवाली की उस रात को अपने पिता की हवेली से रवानगी के वक्त तुम सोए पड़े थे। तुमने न कुछ सुना और न कुछ देखा, लेकिन मुझे इस बात पर आज तक विश्वास नहीं था। मुझे विश्वास है कि तुमने जरूर कुछ देखा सुना, लेकिन अपने पिता की सुरक्षा के लिए तुमने अपनी जुबान को ताला लगा लिया था। कहो कि मैं गलत कह रहा हूँ। मोती को एहसास हुआ कि चक्की कोई विशेष बात जानता था जिससे वह उसे बताए बिना उससे अपने मतलब की जानकारी हासिल करने का इरादा रखता था। मोती ने उससे एक बिजनेसमैन जैसी सौदेबाजी करने का फैसला किया। अब मोती को खामोश रहने की अपनी वह कसम तोड़ना जरूरी लगने लगा जो कि उसने पहले अपने पिता के और बाद में उस शख्स के सामने खाई थी जिसके साथ कि उसका पिता हवेली से गया था। खामोश रहकर वह नहीं जान सकता था कि चक्की क्या जानता था। चक्की प्रत्यक्षता मोती लापरवाही से बोला, आज 17 साल बाद इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि दिवाली की उस रात को मैंने कुछ देखा सुना या नहीं, लेकिन देखा सुना था तो सही। वह तनिक व्यग्र स्वर में बोला, शायद। क्या देखा था, क्या सुना था, मुझे बताओ। यह मत भूलो कि तुम्हारा तो बाप भी मुझे कुछ छुपाया नहीं करता था। ऑल राइट, सुनो। उस रात मैंने अपने डैडी को अपना सफेद सूट और सफेद जूता पहने और एक ब्रीफ केस उठाए हवेली से बाहर कदम रखते देखा था। उनके साथ एक आदमी था। अच्छा, तुमने उसकी सूरत देखी थी? खूब अच्छी तरह से, उस रात भी और कुछ महीने बाद दोबारा भी। वह मुझे यह धमकी देने के लिए खास तौर से वापस आया था कि अगर मैंने उसके बारे में अपनी जुबान खोली तो वह चाकू से मेरा पेट फाड़कर मेरी आंतड़ियां बाहर निकाल देगा। वह धमकी हासिल होने के बाद से आज मैं पहली बार उस शख्स का जिक्र अपनी जुबान पर कर रहा हूँ। उसका हुलिया बयान कर सकते हो? अब चक्की बेहद व्यग्र हो उठा। बता सकते हो कि वह देखने में कैसा था? बता सकता हूँ। गुड, बताओ। मोती ने इंकार से सिर हिलाया। मतलब? चक्की, यह बात तुम्हें बता देने के बाद मुझे फिर जिंदगी में दोबारा कभी तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे। वाह बरखुरदार, अंत में वह बोला, साबित कर दिखाया तुमने कि आखिरकार हो अपने बाप के ही बेटे। मोती खामोश रहा। ठीक है, वह निर्णायक स्वर में बोला, आज से हम दोनों पार्टनर हुए, 50-50 के, कमाई में भी और खर्चे में भी। कमाई कौन सी? तुम क्या मुझे अपनी कंपनी में पार्टनर बना रहे हो? उसमें भी बना सकता हूँ। वह हंसा। लेकिन उसमें क्या रखा है? वह तो चिड़िया का चुग्गा है। तो मैं तुम्हारे बाप के उस माल में तुम्हें अपना पार्टनर बना रहा हूँ जिसे हमें बरामद करना है। कैसे? सुनो, हाल ही में मुझे एक बहुत मार्के की चीज हासिल हुई है जो कि हमें तुम्हारे बाप के अंजाम से वाकिफ करा सकती है। ऐसी क्या चीज है? वह चीज एक लिस्ट है। वह चीज 225 के करीब आदमियों के नाम और पतों की एक लिस्ट है। कुछ ही अरसा पहले उन 225 आदमियों में से एक ने मुझे पता नहीं कि किसने एक ऐसी चीज बेची है जो कि दिवाली की उस रात को तुम्हारे बाप के पास थी जबकि वह गायब हुआ था। क्या चीज? और वह लिस्ट कहाँ से हासिल हुई है? यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह जानकारी वैसे ही मेरे हाथ का तुरुप का पत्ता है जैसे उस आदमी का हुलिया तुम्हारे हाथ का तुरुप का पत्ता है। आई अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ो। आज तक उस लिस्ट का मेरे लिए कोई इस्तेमाल नहीं था क्योंकि मुझे अपाहिज में 225 आदमियों की जांच पड़ताल करने लायक न तो शक्ति है और न ही इस काम को अंजाम देने के लिए दरकार रकम। लेकिन अब यह काम हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? अब यह काम तुम कर सकते हो। तुम उन 225 आदमियों की जांच पड़ताल कर सकते हो। उन्हीं में वह आदमिया भी होगा जो दिवाली की रात को तुम्हारे पिता को हवेली से ले गया था और जिसका हुलिया तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। एक बार उस आदमी का पता ठिकाना मालूम हो जाने पर बाकी काम मैं संभाल लूंगा। तुम क्या करोगे? मैं उससे बात करूंगा। मेरी थ्योरी यह है कि दिवाली की उस रात को ही उस आदमी ने तुम्हारे पिता का कत्ल कर दिया था, लेकिन उसे हीरो की खबर नहीं थी। जब तुम उस आदमी का अता पता मालूम करने में कामयाब हो जाओगे तो मैं जाकर उससे पूछूंगा कि उसने तुम्हारे पिता की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया था। तुम पूछोगे? मोती व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। और वह बता देगा? खामखा नहीं बता देगा। मैं उससे यह जानकारी खरीदूंगा। इसका सौदा करूंगा मैं उससे। तुम इस बात की फिक्र मत करो। मुझे उस शख्स की खबर लगने दो। फिर यह जानकारी किसी न किसी हाल में मैं उससे हासिल करके रहूंगा।
फिर क्या, फिर कहानी खत्म। फिर हम दोनों तुम्हारे पिता की लाश के अवशेषों बरामद करेंगे, जूते में से हीरे निकालेंगे और उन्हें वापस आपस में बांट लेंगे। अगर मेरा पिता मर चुका है, कई क्षण की खामोशी के बाद मोती बोला, तो मेरे जन्मदिन पर 2000 रुपए का सालाना मनी ऑर्डर मुझे कौन भेजता है? कोई भी नहीं। वह बड़े इत्मीनान से बोला। क्या मतलब? मतलब यह कि मेरे ख्याल से तुम्हारे पिता ने अपने गायब होने से बहुत पहले ही कोई ऐसा इंतजाम किया हुआ था कि तुम्हारे जन्मदिन पर बतौर तोहफे में तुम्हें 2000 रुपए हर साल मिलते रहे। तुम्हारा पिता बहुत बिजी आदमी था। किसी साल तुम्हें वह जन्मदिन का कोई तोहफा देना भूल न जाए, इसके लिए उसने ऐसा कोई इंतजाम किया हो सकता था। मोती के चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए। उस आदमी से मेरे पिता का क्या वास्ता था? उसने पूछा, जो दिवाली की रात को मेरे पिता को लेने आया था। जरूर वो कोई ऐसा शख्स था जिसकी सेवाएं तुम्हारे पिता ने किसी और रूट से मुल्क से बाहर निकलने के लिए प्राप्त की थी। जरूर गोपाल को ऐन मौके पर शक हो गया था कि मुंबई से दुबई जाने की कोशिश में वह पकड़ा जा सकता था। हमारे में यह फैसला हुआ था कि अगर वह निर्धारित समय पर मुंबई न पहुंचे तो मैं अकेला ही दुबई के लिए रवाना हो जाऊं और दुबई में किसी और रास्ते से उसके वहां पहुंचने तक उसका इंतजार करूं। जरूर स्थिति एकाएक इतनी ज्यादा टाइट हो गई होगी कि वह न तो अपने प्रोग्राम में तब्दीली की मुझे खबर कर सका और न ही मुझे खतरे की चेतावनी दे सका। उस आदमी ने क्यों किया होगा मेरे डैडी का कत्ल? दौलत की खातिर। दौलत की खातिर? लेकिन तुम तो कहते थे कि हीरो की उसे खबर नहीं थी। उस दौलत की खातिर जो उस ब्रीफ केस में थे, जो कि उस रात तुम्हारे पिता के अधिकार में थे। ओह, ब्रीफ केस में मौजूद नोटों को तो मैं भूल ही गया था। तुम्हें मालूम था कि उसमें नोट थे? हाँ, मैंने अपनी आंखों से उस ब्रीफ केस में 100 के नोटों की गड्डियां देखी थी। ब्रीफ केस भरा हुआ था नोटों से। 20-25 लाख रुपए से कम रकम तो नहीं रही होगी उसमें। फिर किसी का कत्ल करने के लिए इतनी रकम का लालच क्या कम है? नहीं, काफी है। लेकिन यह क्यों नहीं हो सकता कि उसने हीरो की खबर न हो? क्योंकि हीरो की किसी को आनन फानन खबर लग पाना मुमकिन नहीं था और उस अजनबी से तुम्हारे पिता के कोई लंबे ताल्लुकात नहीं रहे हो सकते थे। होते तो मुझे भी उस शख्स की खबर होती। तुम्हारा पिता मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाता था। ब्रीफकेस तो वह कभी गलती से उस अजनबी के सामने खोल बैठा होगा और उस अजनबी को उसमें मौजूद दौलत की खबर लग गई होगी। वे हीरे जो तुम्हारे पिता की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, वह मरता मर जाता, किसी को उसकी खबर न लगने देता। फिर भी अगर यह मान लिया जाए कि किसी अनोखे इत्तेफाक से उसे हीरो की खबर लग ही गई हो, तो फिर उस अजनबी को तलाश करना कतई बेकार नहीं हो जाने वाला। हम फिर भी उसे सौदेबाजी कर सकते हैं और उसे उसकी पोल खोल देने की धमकी देकर उससे कुछ माल भी झटक सकते हैं। यह धमकी चलेगी कैसे? हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो होना चाहिए, सिर्फ इस बिना पर कि मेरे पिता के गायब होने के वक्त वह उसके साथ था, या वह वो शख्स था जिसने कोई ऐसी चीज बेची थी कि जो दिवाली की रात को मेरे पिता के अधिकार में थी। उसे हत्यारा साबित नहीं किया जा सकता था। दुरुस्त। सबूतों के अभाव की वजह से कानून से वह नहीं डरने वाला, लेकिन किसी और से दहशत हो सकती है उसे। किससे? सकलानी से, उस गैंगस्टर से जिससे तुम्हारे पिता ने 30 लाख रुपए का कर्ज लिया था। तुम्हारी जानकारी के लिए सकलानी आज भी अपनी रकम की वापसी का ख्वाहिशमंद है और आज भी वह यह जानने के लिए मरा जा रहा है कि आखिर तुम्हारे पिता को क्या हुआ। तो क्या हुआ? जेल में भी और जेल से बाहर भी उसके आदमी दर्जनों बार ये जानने के लिए मेरे पीछे पड़ चुके हैं कि शायद मुझे गोपाल की कोई जानकारी हो। सकलानी को अगर इस अजनबी की खबर लग जाए जो कि तुम्हारे पिता का कत्ल करके उसका माल हड़प गया है, तो वह यही समझेगा कि उस अजनबी ने माल गोपाल अवतार मनी का नहीं बल्कि सकलानी का हड़पा था। अब सोचो कि सकलानी जैसा खतरनाक गैंगस्टर अपनी रकम की बरामदगी के लिए उस अजनबी की क्या गत बनाएगा। यानी कि तुम उसे ब्लैकमेल करोगे अगर वह हीरे हत्या चुका होगा तो। तुम उस आदमी को ब्लैकमेल करने में मुझे मोहरा बनाना चाहते हो जो कि मेरे पिता का कातिल था। हाँ बरखुरदार, मैं जानता हूँ ऐसे आदमी से, ऐसी रिश्तेदारी से तुम्हें ऐतराज हो सकता है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारा पिता भी यह चाहता होगा कि उसकी दौलत उसकी औलाद के हाथ लगे। अगर तुम अपने बाप की दौलत का एक अंश भी उस अजनबी से झटक सके तो यह भी एक तरह से तुम्हारे पिता के कत्ल का बदला होगा। हम उस शख्स को सकलानी की या पुलिस की या कोई और धमकी देंगे तो वह हम दोनों का भी कत्ल कर सकता है। वह ऐसा कर सकता है, मैं मानता हूँ,
कि वह सरासर ऐसा कर सकता है। इसलिए हमारे लिए यह निहायत जरूरी है कि हम बहुत चौकस और बहुत सावधान रहें। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि बात यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। मुझे उम्मीद यही है कि हीरो की उसे खबर नहीं लगी होगी। हीरे आज भी गोपाल की लाश के साथ उसके जूतों में दफन होंगे। हम उसे अपने असली उद्देश्य की भनक भी लगने दिए बिना उससे लाश के बारे में पूछ लेंगे और इस जानकारी की उसे कीमत अदा करेंगे। लेकिन उसे लाश के बारे में पूछने पर हमें कोई वजह भी तो बतानी होगी कि हम क्यों 17 सालों के बाद लाश तलाश करने के लिए मरे जा रहे हैं। वजह है, क्या वजह है? अब यह वजह मत बताना कि मरने वाले का बेटा उसकी मिट्टी को विधिवत ठिकाने लगाना चाहता है। वजह 10 लाख रुपए की वो 2 बीमा पॉलिसियां हैं जो गोपाल ने तुम्हारे और मेरे लिए करवाई थी। गोपाल की लाश बरामद हुए बिना वे रकमें हमें मिली नहीं सकती। मेरे वाली पॉलिसी का तो सेटलमेंट हो चुका है। अच्छा, चक्की ने नेत्र सुकोड़े। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात उससे भी कहाँ मालूम होगी। मालूम भी होगी तो तुम कह सकते हो कि तुम बीमा कंपनी पर फिर से दावा करने का इरादा रखते हो और फिर मेरा क्लेम तो अभी भी कोर्ट में है। तो मुझे तो जरूरत है ही गोपाल की लाश की बरामदगी की। मैं और सुजाता सालों से इसी बहाने गोपाल की लाश की तलाश कर रहे हैं कि वह इंश्योरेंस क्लेम हासिल करने के लिए जरूरी है। इस बात की तो पुलिस तक